हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रात के 11 बजे आर्यन का विला। भैरवी के रूम में इस वक्त 10 से 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई थी और उन सब के अलावा रूम में सिर्फ आर्यन मौजूद था, क्योंकि आर्यन भैरवी की कंडीशन के बारे में ठीक से जानने के बाद ही सबको कुछ बताना चाहता था, जिससे किसी का दिल ना टूटे। उन सभी डॉक्टर्स को आर्यन ने स्पेशली बुलवाया था। अभी उनको डॉक्टर मिश्रा लीड कर रहे थे। आर्यन घबराहट में पूरे रूम में चक्कर लगा रहा था। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। मैं भैरवी को ठीक से एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर मिश्रा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आर्यन के दिल को राहत मिली। आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या मेरी जान आई मीन भैरवी ठीक है? डॉक्टर मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा इट्स ए मिरेकल, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिस राठौड़ इतनी जल्दी और इतने अच्छे से सिर्फ 2 या 3 बार सिम्टम्स या फिर या कह सकते हैं कि रिएक्शन देने के बाद ही होश में आ जाएंगी। और जब मैंने इनका चेकअप किया तो मुझे लग रहा है कि इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा और यह पूरी तरह से कोमा से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर मिश्रा की बात सुनकर आर्यन के दिल को, जो इतने दिनों से दर्द में था, इतना सुकून मिला कि बस आर्यन का दिल कर रहा था कि वह अभी सबको नाच नाच कर बताएं कि उसकी जान ठीक हो चुकी है। और उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया, क्योंकि इस वक्त रात के 12 बजे बज चुके हैं और इस वक्त किसी को भी परेशान करना अच्छी बात नहीं थी। आर्यन ने सबको ये खुशखबरी सुबह देने का डिसाइड किया। आर्यन मन ही मन सबके रिएक्शन सोचकर काफी खुश हो रहा था, खासकर अरमान। आर्यन ने खुद से कहा, अब देखता हूँ अरमान के बच्चे की जब तुम्हें पता चलेगा कि जान ठीक हो गई है, तब तुम्हारे उस खड़ूस चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट नहीं आती। इतना सोचकर ही आर्यन मुस्कुराने लगा। आर्यन ने सभी डॉक्टर्स को रूम से बाहर जाने का इशारा किया और फिर डॉक्टर मिश्रा, जो कि रूम में भैरवी और आर्यन के साथ अकेले थे, उनसे आर्यन ने पूछा कि क्या इस वक्त भैरवी सो रही है या फिर बेहोश है। डॉक्टर मिश्रा ने आर्यन को बताया कि इस वक्त भैरवी गहरी नींद में है और इंजेक्शंस के असर की वजह से उसे कल सुबह से पहले होश नहीं आने वाला। फिर डॉक्टर से आर्यन को कुछ जरूरी बातें पूछी थी, जैसे मैं भैरवी को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर मिश्रा ने आर्यन को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएं और फिर वह भी रूम से बाहर चले गए। सभी डॉक्टर और नर्स के जाते ही आर्यन अकेला भैरवी के रूम में था। आर्यन अपने लंबे कदम लेते हुए सीधा जाकर भैरवी के बेड पर बैठ गया। इस वक्त भैरवी बेड पर किसी मासूम बच्चे की तरह लेटी हुई थी। भैरवी का फेस अभी भी मुरझाया हुआ था। आर्यन ने भैरवी के दोनों हाथों को अपने हाथ में भरकर उन पर किस करते हुए कहा, थैंक यू जान, फिर से मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। आप नहीं जानती कि आपके बिना इन 4 सालों में आपके आर्यन कैसे जिंदगी जिए हैं। इन 4 सालों में कम से कम हमारे पास यह उम्मीद थी कि आप ठीक हो जाएंगी, पर उससे पहले के 2 साल हम किसी जिंदा लाश की तरह दिए हैं। जान, आपको जल्दी से ठीक होना है, उसके बाद हम आपको इतना परेशान करेंगे, आपसे उन पूरे 6 सालों का हिसाब लेंगे। बस आप एक बार ठीक हो जाओ जान। इतना कहकर आर्यन ने भैरवी के माथे पर किस किया और उससे बातें करते करते ही भैरवी के बेड पर सर टिकाए सो गया। आधी रात को अरमान का रूम। अरमान बेड पर सीधा लेटा हुआ था। सुकून अपने दोनों पैर अरमान के पेट पर रखकर बेड पर अजीब तरह से लेटी हुई थी। फिर भी अरमान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अरमान को अब तक इस सब की आदत हो चुकी थी। क्योंकि चाहे वह 1000 बार सुकून को सीधा क्यों ना लेटा दे, सुकून हमेशा ऐसे ही सोती थी। अरमान बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा था, तभी उसने अपने सपने में देखा। उसके सपने में एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, उसके हाथों में भर भर के राजस्थानी चूड़ियां थी और वह होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए पूरे घर में इधर उधर खिलखिलाते हुए दौड़ रही थी। उस लड़की की उम्र के ही कुछ 19 साल के आसपास होगी। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी, अरमान तुम्हारी क्यूटी पाई बुआ हमेशा तुम्हारे
साथ रहेगी। देखो तुम्हारी बुआ कितनी क्यूट है और तुम बुआ के हैंडसम बॉय। अच्छा बुआ को जल्दी से बोलो कि बुआ सबसे क्यूट है, वरना बुआ बात नहीं करेगी तुमसे। अरमान ये सब देख रहा था कि उसे फिर एक दूसरा सपना आया। उस सपने में भैरवी बेड पर मशीनों के बीच लेटी हुई थी और आखिरी सांसें लेते हुए अरमान से वही सब बातें कह रही थी जो उसने हॉस्पिटल में कही थी। उसके बाद अरमान ने एक और सपना देखा जिसमें भैरवी अरमान से कह रही थी वह वापस आएगी, अरमान अपने अरमान के लिए आएगी, तुम बुआ का वेट करना। अरमान की आंखें एक झटके से खुल गई। अरमान उठकर बैठ गया। उसने पहले सुकून के दोनों पैरों को अपने ऊपर से हटाया और सुकून को गोद में उठाकर ठीक से लिटाया और फिर अपने सपनों के बारे में सोचने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे पहली बार भैरवी के बारे में सपना आया था, उसे अक्सर भैरवी के बारे में सपने आते थे, क्योंकि इंसान जो दिन में सोचता है ज्यादातर हमें उसी बारे में सपने आते हैं। आपको भी आते होंगे। अरमान ने खुद से कहा आपको वापस आना ही होगा। वह अपने अरमान के लिए इतना कहकर अरमान ने एक गहरी सांस ली और अपने बाजू में सो रही सुकून को देखा, जो पूरी दुनिया की चिंता से दूर सुकून की नींद सो रही थी। वह सोते हुए स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। अरमान ने झुककर प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसे गले लगाकर सो गया। कार्तिक का रूम का माहौल ही कुछ अजीब था। बेचारा कार्तिक अपनी कमर को सहलाते हुए रूम में रखे हुए काउच पर बैठा हुआ था, क्योंकि आरजू ने पूरी उसकी कमर तोड़ दी थी। असल में आरजू की सोने में एक बुरी आदत थी, वह दिन में हुई सारी बातें रात में बड़बड़ा आते हुए सोती थी। आरजू नींद में बार बार अपने पैरों से कार्तिक की कमर पर लात मार रही थी। ऊपर से उसने अपने हाथों के 3 4 5 कार्तिक के आंख और नाक पर भी मार दिए थे। बेचारा कार्तिक गहरी नींद में सो रहा था और आरजू ने उसकी नींद हराम कर दी थी। कार्तिक खुन्नस से आरजू घूर रहा था। आखिर में थक हार कर कार्तिक बेड से उठकर काउच पर आकर लेट गया। काउच ज्यादा बड़ तो नहीं था, पर अभी कार्तिक के लिए ज्यादा छोटा भी नहीं था। कार्तिक गुस्से से आरजू को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं इन सभी राठौड़ फैमिली के लोगों के अंदर कौन सा कीटाणु है, जब देखो तब मुझ मासूम बच्चे पर जुल्म करते रहते हैं। इसके दोनों जंगली भाई कम थे जो ये शूर्पणखा अब मेरी कमर तोड़ना चाहती है। इतना कहकर कार्तिक ने अपनी कमर से हिलाई, जो कि आरजू के बार बार किक करने की वजह से काफी दुख रही थी। आरजू बाकी बच्चों से स्ट्रांग थी, क्योंकि उसे बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक था, इसलिए उसके मूव्स और पंच काफी स्ट्रांग थे और उसकी ट्रेनिंग एक स्पेशल ट्रेनर करवाता था। इस वजह से भी आरजू काफी स्ट्रांग थी। अगली सुबह आर्यन का विला। आज सबकी जिंदगी में खुशियों की सौगात आने वाली थी, क्योंकि जिस भैरवी की वजह से वह सभी परेशान थे, आज आर्यन सभी को उसके ठीक होने की खबर देने वाला था। सुबह के 6 बजे जब आर्यन की आंख खुली तो उसने खुद को भैरवी के रूप में उसके बेड पर बैठे बैठे ही सर टिकाकर सोते हुए देखा। उसने उठते ही भैरवी को देखा, जो अभी भी सो रही थी। ये देखकर उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वह भैरवी को 6 बजे से 8 बजे तक होश आ जाएगा। आर्यन ने झुककर भैरवी के माथे पर किस किया। जैसे ही आर्यन साइड हटने का हो, वैसे ही भैरवी की आंखें खुल गई। भैरवी को आंखें खोलता देख आर्यन की आंखों में नमी तैर गई। आर्यन ने अपनी आंखों की नमी को बिना रुके उन्हें बहने दिया। आर्यन के गालों पर 2 बूंद आंसू की लुढ़क आई। आर्यन ने अपनी लड़खड़ा की आवाज में कहा, जान आप। उसने इतना ही कहा, आगे के शब्द उसके मुंह से निकले ही नहीं। यही हाल भैरवी का भी था। भले ही अभी भी उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था, पर फिर भी उसकी आंखों से 2 आंसू की बूंद निकलकर साइड में लुढ़क गई। आर्यन ने अपने हाथों के अंगूठे से उसके आंसू की बूंदों को पूछते हुए कहा, नहीं जान, ये बहुत कीमती है, आप इन्हें ऐसे जाया नहीं कर सकती, और अभी आप ज्यादा खुद पर प्रेशर मत दीजिए, आप अभी अभी ठीक हुई है, हम नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो। अभी भैरवी बोल नहीं पा रही थी। उसने आर्यन का नाम लेने की कोशिश की। उसके
मुंह से धीरे से निकला आर्यन। अपना नाम सुनकर आर्यन को फिर से बहुत खुशी हुई। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, जान एक बार ठीक हो जाए फिर दिन रात बस हमारा ही नाम लेना है आपको। इतना कहकर उसने झुककर भैरवी के माथे पर किस किया और उसका ऑक्सीजन मास्क निकालकर साइड में रख दिया, क्योंकि डॉक्टर ने ही आर्यन को ऐसा करने को कहा था। ऑक्सीजन मास्क के हटते ही आर्यन ने देखा भैरवी और भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुनने के लिए अपना काल भैरवी के मुंह के पास ले जाया। भैरवी के मुंह से धीरे से निकला अरमान। अरमान का नाम सुनने के बाद आर्यन वापस से पहले की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए वह भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, जान आप चिंता मत कीजिए, अरमान भी यही है। पर अभी तक हमने उन्हें आपके ठीक होने के बारे में नहीं बताया। हम अपने आप को दिखाकर सरप्राइज देना चाहते हैं। आप हमारा साथ देंगी ना जान? भैरवी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया, क्योंकि उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी और वह कुछ ही शब्द बहुत मुश्किल से बोल रही थी। यह सब बात आर्यन को डॉक्टर ने पहले ही बता दी थी कि भैरवी कम से कम 2 या 3 दिन तक बहुत कम बात कर पाएगी, उसके बाद वह धीरे धीरे बातें करने लगेगी। आर्यन ने भैरवी से कहा, हम सबको गुड न्यूज़ देकर आते हैं, तब तक आप आराम कीजिए और जैसे ही आपको उन सब के आने के बारे में पता चले आप अपनी आंखें बंद कर लेना और जैसे ही वह लोग आपसे कुछ कहे आप झट से अपनी आंखें खोल देना, हम सबको सरप्राइज देंगे। भैरवी ने फिर से अपनी पलकें झपकाई कर हाँ में इशारा किया। आर्यन ने उसके माथे पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। आर्यन के जाते ही भैरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरवी को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से सोई तो रही थी, पर फिर भी वह आर्यन के सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन जब नीचे आया तो उसे पूरा राठौड़ परिवार हॉल में बैठा दिखाई दिया। शायद वह सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी हॉल में अरमान भी सुकून को गोद में लेकर आया। सुकून इस वक्त किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसने रेड और येलो कलर की प्रिंटेड फ्लोरल फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके सर पर 2 क्यूट सी क्लिप्स लगी हुई थी जो अरमान ने ही लगाई थी। जैसे ही अरमान हॉल में पहुंचा सभी बच्चे भी अपने अपने रूम से हॉल में आ चुके थे। सबको हॉल में देखकर आर्यन ने सबको देखते हुए कहा, वह भैरवी। उसकी बात सुनकर सबको थोड़ी घबराहट हुई। सीता जी ने आर्यन से कहा, क्या हुआ आर्यन? आर्यन ने अपनी एक्साइटेड आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, अब जल्दी से चलिए, आपको सब वही पता चल जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सब लोग लगभग दौड़ते हुए भैरवी के रूम की तरफ चले गए। सभी बच्चे और सभी बड़े भी, शिवाय अरमान को छोड़कर, क्योंकि अरमान में आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही अच्छे से समझ लिया था कि शायद भैरवी को होश आ गया होगा, पर अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद वह भैरवी से क्या बात करेगा। अरमान ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, इस वजह से उसे किसी के साथ घुलना मिलना नहीं आता था। अरमान सुकून को गोद में लेकर अपने धीरे धीरे कदमों से भैरवी से रूम की तरफ जा रहा था। बाकी सब भैरवी के रूम में पहले ही पहुंच चुके थे। भैरवी को लगा कि अरमान सबसे आगे होगा, इसलिए जैसे ही तो एहसास हुआ कि रूम में कोई आया है, उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और धीरे से कहा, अरमान। वही सबसे आगे सीता जी और कबीर थे, जो कि बहुत ही जल्दी में ऊपर चढ़ते हुए आए थे। जैसे ही उन्होंने भैरवी को आंखें खोली, अरमान का नाम लेते हुए देखा, दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सीता जी लगभग गिरने ही वाली थी। कबीर ने उन्हें संभाला और संभाल कर भैरवी के पास ले आया। भैरवी ने अरमान को एक्सपेक्ट किया था, पर अरमान की जगह अपनी मां को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आखिर उसने अपनी मां को 6 सालों बाद देखा था। यह वही थी जिनके साथ वह बच्चों की तरह जिद करती थी, लड़ती झगड़ती थी, पर फिर भी इस सब में उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने 6 साल बाद इस तरह से देखकर सीता जी के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कहने को उनके पास बहुत कुछ था, पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
उन्होंने लड़खड़ाते जबान में भैरवी का नाम लिया और भैरवी के बेड के एक कोने पर बैठकर उसके सर को सहलाने लगी। वह खुद को यकीन दिलवाना चाहती थी कि उनकी बेटी जिंदा है। जैसे ही वह भैरवी ने अपनी मां के ममता भरे स्पर्श को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू और ज्यादा तेजी से निकलने लगे। उसके मुंह से धीरे से निकला, मां, वही अपने लिए इतने सालों बाद। भैरवी के मुंह से सुनकर सीता जी के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। आखिर में सीता जी का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और वह भैरवी के पूरे चेहरे को चूमने लगी। आखिर इतने दिनों बाद उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी जिंदा है, और आज इतने दिनों बाद अपनी बेटी को सही सलामत देखकर कौन सी माँ खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकती थी। वही पूरा राठौड़ परिवार माँ बेटी के मिलन को देखकर इमोशनल हो रहा था। तभी पीछे से अशोक जी की रुआसी से आवाज सुनाई दी। उन्होंने लगभग अपनी भारी आवाज को संभालते हुए कहा, अपने पापा से नहीं मिलेंगी गुड़िया। उनकी आवाज सुनकर भैरवी, जो अभी तक सीता जी को ही देख रही थी, उसने अपनी नजरें अशोक जी की तरफ कर ली। अपने पापा को देखकर भैरवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। अशोक जी भी किसी छोटे बच्चे की तरह अपने फेवरेट लॉलीपॉप की तरफ दौड़ते हुए चले गए। सीता जी के उलट वह सीधा जाकर भैरवी के गले लग गए। उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि भैरवी अभी कमजोर थी। उन दोनों बाप बेटी को इस तरह गले लगता देख सीताजी भी उन दोनों के गले लग गई। इस वक्त उन तीनों को देखकर कबीर और मनन, साक्षी, आरती सबकी आंखें नम थी। इन सब के उलट ममता अजीब तरह से उन तीनों को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, लो हो गया इनका मेलोड्रामा शुरू। पहले क्या कम इसकी हुकूमत चलती थी, जो अब ये फिर से वापस आ गई। अब तो महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सोचकर उसने अपना मुंह बना लिया। वही कोई था जो रूम के बाहर से ही यह सब देख रहा था। ये कोई और नहीं, अरमान था। अरमान ने सुकून को अपनी गोद से उतार दिया था और सुकून सबके साथ रूम के अंदर आ गई थी। अरमान रूम के बाहर से ही उन सबको देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बुआ को अब शायद उसकी जरूरत नहीं है। अरमान एकटक बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सब को देख रहा था। तभी भैरवी, जो बेड से टेक लगाकर उठकर बैठी हुई थी, उसकी नजर अरमान पर गई। अरमान उन सबको देखते हुए वापस पलटा और रूम के बाहर से ही वापस जा रहा था। तभी भैरवी ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर थोड़ी जोर से कहा, अरमान, बुआ से नहीं मिलोगे? भैरवी की आवाज सुनकर अरमान पलटा। भैरवी नम आंखों से अरमान को देख रही थी। अरमान को न जाने क्या सूझा, वह दौड़ते हुए रूम के अंदर आया। अरमान को आता देख अशोक जी और सीता जी साइड हट गए। अरमान आकर सीधा भैरवी के कसकर गले लग गया। भैरवी अरमान के गले कसकर लग गई। अरमान को आज इतने सालों बाद अपनी बुआ के गले लगकर काफी सुकून मिल रहा था, जिसे अरमान शब्दों में नहीं बयान कर सकता था। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर दोनों के दिल में सुकून था। वही हमारी नन्ही सुकून ये सब देखकर काफी जलन फील कर रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अरमान उसके अलावा किसी और के गले लगे। तो क्या बोलना है कि हमारी मासूम सुकून की जलन आपको क्या लगता है? अरमान अभी भी भैरवी को गले लगाए हुए था। वह भैरवी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अरमान की आंखों में भी नमी थी, पर उसने अपने आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया। काफी देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद कबीर, ओम और मनन, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, अरमान। वही अपना नाम सुनकर अरमान वापस रियलिटी में आया और उसने भैरवी को छोड़ दिया। दोनों के अलग होने के बाद अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हाथों के अंगूठे से भैरवी के आंसू पोंछे और कहा, आपको रोना नहीं है, क्योंकि आप अभी अभी ठीक हो रही हो, और अगर आप रोए तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए आप रो नहीं सकती। भैरवी बस अपने आंसुओं को अरमान को प्यार से साफ करते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। वही हमारी नन्ही प्यारी सी सुकून उन दोनों को देखकर काफी जल भून रही थी। सुकून अरमान की ही तरह अरमान को लेकर पजेसिव थी। उसका कहना था कि अरमान पर उसके अलावा किसी और का हक नहीं है। सुकून का गुस्से से मुंह फूल चुका था और वह इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी।
उसके बाजू में ही खड़ा कार्तिक, जो कि अपनी शैतान बहन को अच्छे से जानता था, उसे सुकून के एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ गया। उसने प्यार से सुकून को अपनी तरफ बुलाया और कहा, बच्चे आपको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुआ अभी अभी ठीक हुई है, वह तो बीमार है ना, और मेरी प्रिंसेस तो समझदार है, तो मेरी प्रिंसेस को समझना चाहिए कि बुआ बीमार है, इसीलिए हमारी प्रिंसेस के मिस्टर हैंडसम बुआ की केयर कर रहा है, ओके प्रिंसेस। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार्तिक को देखा और पूछा, सच्ची भाई, बुआ के ठीक होने के बाद मिस्टर हैंडसम सिर्फ सुकून की केयर करेंगे? कार्तिक ने सुकून के गालों को सहलाकर कहा, हाँ बच्चे। सुकून ने कहा, ठीक है। असल में बचपन से ही सुकून ने अरमान को सिर्फ खुद के लिए प्यार से बिहेव करते हुए देखा था, और सुकून को अब इसकी आदत हो चुकी थी कि अरमान उसके अलावा बाकी सब के साथ रूडली या फिर नॉर्मल ही पेश ना आए, इसलिए सुकून हमेशा से ही अरमान को लेकर पजेसिव हो गई थी। असल में अरमान ने ही उसे यह आदत डलवाई थी ताकि फ्यूचर में जितना सुकून के लिए अरमान जुनूनी हो, उतनी ही सुकून भी अरमान के लिए जुनूनी हो। सुकून ने कार्तिक से कहा, भैया हमें अपने रूम में लेकर चलो। कार्तिक ने सुकून को गोद में उठाया और सुकून के रूम की तरफ चला गया। असल में सुकून किसी और के साथ अरमान को इतने प्यार से बातें करता देख और उसकी केयर करता देख नहीं सकती थी, इस वजह से उसने कार्तिक को उसे ले जाने को कहा। वही सुकून के जाने के बाद भी अरमान का ध्यान सुकून की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान भैरवी की तरफ था। अरमान भैरवी के बाजू में ही बैठा हुआ उसे देख रहा था। आज पूरे 6 सालों बाद वह अपनी बुआ, जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था, उसे देख रहा था। बाकी पूरा परिवार भैरवी से मिला। भैरवी के तीनों भाई उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोए। अपने भाइयों को रोता देख भैरवी भी रोने लगी। आखिर में अरमान ने चिल्लाकर उन चारों को चुप करवाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ज्यादा रोने की वजह से भैरवी की तबीयत खराब हो जाए। अरमान के चिल्लाने से सब खामोश हो गए, पर वही आरजू को ये देखकर हंसी आ गई कि उसके पापा, बड़े पापा सभी उसके अरमान भाई से डरते हैं। आरजू को हंसता देआहिल ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। आरजू ने भी जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। सबके प्यार से भैरवी से मिलने के बाद अरमान ने सबको घूरकर देखा और कहा, अब आप सब अपने अपने रूम में जाइए, बुआ को आराम की जरूरत है। अरमान की बात सुनकर सबने अरमान को देखा, जो काफी सीरियस लग रहा था। अरमान की बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए सब लोग चुपचाप रूम से बाहर चले गए। सवाया सीता जी और आर्यन के उन दोनों को देखकर अरमान ने अपनी आईब्रो को उठाते हुए पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ने एक साथ कहा, हम यहीं पर रहेंगे भैरवी का ध्यान रखने के लिए। अरमान ने दोनों को देखा और कहा, अब आप दोनों डिसाइड कीजिए कि आप में से कौन यहाँ रहेगा, मैं तो चला। इतना कहकर अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी भैरवी ने कहा, अरमान। अरमान ने वापस मुड़कर भैरवी की तरफ देखा, जिसने अपनी दोनों बाहें खोल रखी थी। अरमान चुपचाप सीधा उसकी बाहों में चला गया। वह भैरवी ने कसकर अरमान को गले लगाया और कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा हैंडसम बॉय, अब तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? भैरवी की बात सुनकर अरमान ने भैरवी को घूर कर देखा और कहा, आप अभी भी नहीं सुधरी? भैरवी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जो सुधर जाए वह भैरवी कहाँ? भैरवी की बात सुनकर अरमान के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो कि बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देती थी। उसे देखकर भैरवी ने कहा, देखा, आज भी तुम मेरी बात सुनकर हंसी जाते हो, मतलब अभी भी मुझ में टैलेंट है। इतना कहकर भैरवी खुद पर पहले की तरह ही बातें करते सीता जी और आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरमान वहां से बाहर चला गया। अरमान के जाते ही आर्यन ने सीता जी से कहा, माँ आप यहाँ से जाइए, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, मैं भैरवी का ध्यान रख लूंगा। आर्यन की बात सुनकर सीता जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, उम्र हो गई है तुम्हारी, हम तो अभी भी जवान है।
अपनी बात पर गौर करते हुए आर्यन में अपनी जीभ दांतों तले दबा और सॉरी गलती से निकल गया, आप तो अभी भी जवान है पर फिर भी मैं भैरवी का ध्यान रख लूंगा, आप जाइए। सीता जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हम हमारी बच्ची का ध्यान रखेंगे, आप जाए अपने रूम में। आर्यन ने बच्चों की तरह बनाते हुए कहा प्लीज हमें हमारी जान के पास रहने दीजिए। आर्यन की बात सुनकर सीताजी ने कहा क्या कहा? आर्यन ने फिर से अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा सॉरी गलती से निकल गया। सीताजी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है, पर आप खुद को ज्यादा मत थकाएगा, जब आपको नींद आ जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे भैरवी का ध्यान रखने के लिए। भैरवी बस प्यार से उन दोनों को खुद की केयर करने के लिए लड़ता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। आज कितने दिनों बाद उसे सुकून मिला था। असल में भैरवी को पिछले 2 साल जो कि उसने निरंजन राणा की कैद में बिताए थे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, पर कुछ कुछ यादें उसे अभी भी थी। बस उसे इतना याद था कि उसे किडनैप कर लिया गया था और वहां पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और उसने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस किया था, खास करके अरमान। आर्यन और अपनी मां को सीता जी के जाने के बाद आर्यन आकर भैरवी के बेड पर बैठ गया। भैरवी ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा तो आपने हमारी मां को भी अपना बना ही लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा आखिर है ही हम इतने होशियार कि सब हमें अपना मान ही लेते हैं, आखिर बनाते कैसे नहीं, हमारी होने वाली सासू माँ जो है वही। यह बात सुनकर भैरवी की आंखों में आंसू आ गए। भैरवी की आंखों में ऐसे अचानक आंसू देखकर आर्यन घबरा गया। उसने घबराकर भैरवी को गले लगाकर कहा क्या हुआ जान, हमने कुछ गलत कहा, हमें माफ कर दीजिए, पर आप ऐसे रोया मत कीजिए, हमें बहुत बुरा लगता है। भैरवी ने रोते हुए कहा हम आपके लायक नहीं है आर्यन, उसने हमारा रेप किया था। ये सब कहते हुए भैरवी फूट फूट कर रोने लगी। भैरवी की बात सुनकर आर्यन की मुट्ठियां गुस्से से कट गई। आर्यन को फिर से रंजन राणा की हरकत याद आ गई। आर्यन का दिल तो था कि वह रंजन राणा को खुद अपने हाथों से मारे, पर अरमान ने आर्यन से पहले ही उसे मार डाला था। आर्यन ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और भैरवी को खुद से अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा किसने कहा कि आप हमारे लायक नहीं है? भैरवी ने रोते हुए कहा हम क्यों नहीं है? आर्यन ने कहा तो किसने कहा कि हर लड़की को प्यार होने की जरूरत है? लड़कियां तो कभी लड़कों से ऐसा नहीं कहते, हजारों ऐसे लड़के हैं जो खुद प्यो नहीं होते और उन्हें लड़की प्यो चाहिए। भैरवी ने रोते हुए कहा हमने हमारी नोवेल में पढ़ा था कि जब हीरो और हीरोइन इंटीमेट होते हैं तब बेड पर ब्लड स्टोन लगी होने पर हीरो के फेस पर स्माइल आती है, वह आपके फेस पर नहीं आएगी ना। उसकी बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी के नाक से अपना नाक रगड़ते हुए कहा सिली गर्ल, तुम अभी भी अपनी नोवेल की स्टूपिड स्टोरीज नहीं भूली? भैरवी ने गुस्से से कहा आप हमारी नोवेल को स्टूपिड नहीं कह सकते, आपको पता भी है उन्हें पढ़े बगैर हमारा दिन ही नहीं निकलता। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने खुद को सही करते हुए कहा सॉरी मेरी माँ, हम अब आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, और रही बात आपकी हमारे लायक ना होने की, तो पहली बात हम आपसे प्यार करते हैं ना कि आपके जिस्म से, और जो भी आपके साथ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको उस गलती जो किया आपने की ही नहीं, उसके लिए पछताने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे से आप कभी खुद को यह नहीं कहेंगे कि आप हमारे लायक नहीं है। इनफैक्ट हम आपके लायक नहीं है क्योंकि हम आपको प्रोडक्ट नहीं कर पाए। ये कहते हुए आर्यन की आंखों से आंसू निकलकर भैरवी के हाथों पर गिर गए। आर्यन की आंखों में आंसू देखकर भैरवी भी घबरा गई। उसने घबराकर आर्यन के आंसू पोंछते हुए कहा आप रोइए मत आर्यन प्लीज, हमें अच्छा नहीं लगता। आर्यन ने रोते हुए कहा तो हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे से कभी खुद को कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे। भैरवी ने रोते हुए कहा प्रॉमिस करते हैं कभी नहीं कहेंगे। भैरवी की बात सुनते ही आर्यन ने अपने होठों को भैरवी के होठों पर रखकर प्यार से सॉफ्ट किस किया। उस किस में
सिर्फ प्यार था, ना कोई हवस ना कोई लस्ट। आर्यन की किस को महसूस करके भैरवी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल और आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। यह वही छुअन थी जिसे उसने न जाने कब से महसूस नहीं किया था। यही हाल आर्यन का भी था। आज कितने सालों बाद उसे भैरवी के कोमल होठों का स्वाद मिला था। दोनों इस वक्त को यही कैद कर देना चाहते थे। जब आर्यन को लगा कि भैरवी को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तब उसने खुद को भैरवी से थोड़ा दूर किया, पर अभी भी उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो सकती थी। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आर्यन ने प्यार से भैरवी के माथे को चूमा और उसे बेड पर लिटाते हुए कहा, अब आप सो जाइए जान, क्योंकि ज्यादा देर तक जागना आपके लिए सही नहीं है। आर्यन की बात सुनकर वह रवि ने कहा, कितना सोए, पिछले 4 सालों से सो ही तो रहे हैं। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने प्यार से पूछा, क्या हुआ जान, आपको नींद नहीं आ रही है? भैरवी ने कहा, नहीं, पर आप अगर अपनी गोद में सुलाएंगे तो जरूर आ जाएगी। भैरवी की बात सुनकर आर्यन खुद भैरवी के साइड में अच्छे से बैठ गया और उसने भैरवी का सर अपनी गोद में रख दिया और प्यार से सहलाने लगा। आज काफी दिनों बाद अपने करीब अपनी जान को देखकर आर्यन का दिल कर रहा था कि यह रात कभी खत्म ना हो। भैरवी उसकी गोद में थोड़ी ही देर के बाद सो गई। आर्यन रात भर उसके सर को सहलाते हुए उसे देखकर ही बेड पर बैठे बैठे बेड से टेक लगाकर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह आर्यन का विला। आज घर में काफी खुशी का माहौल था, क्योंकि सीताजी ने भैरवी के ठीक होने की खुशी में पूजा रख थी, जो कि यहीं पर होने वाली थी। इसके लिए आर्यन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। सुबह जब सीता जी भैरवी के रूम में गई, तब उन्होंने भैरवी का सर आर्यन की गोद में और आर्यन का सर बेड से टिकाए सोते हुए देखा था। उन्होंने प्यार से उन दोनों की नजर उतारी और भगवान से यही दुआ की इन दोनों की जोड़ी को कभी नजर ना लगे। बाद में जब आर्यन की आंख खुली, तब उसे काफी शर्म आ रही थी, पर सीता जी ने हंसते हुए कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है, हमें तो खुशी है कि आप हमारी बच्ची का इतना ध्यान रखते हैं। उनकी बात पर आर्यन भी खुश हो गया। फिर सीताजी ने आर्यन से कहा कि वह भैरवी को लेकर राठौड़ मैंशन मुंबई जाना चाहती है। उनकी बात पर आर्यन ने कहा कि अभी नहीं, जब तक भैरवी ठीक नहीं हो जाती हम उसे कहीं ट्रैवल नहीं करवा सकते। आर्यन की बात सीता जी को भी सही लगी, पर सीता जी भैरवी के सही हो जाने की वजह से पूजा करवाना चाहती थी। उनकी बात सुनकर आर्यन ने कहा कि पूजा हम यही करवाते हैं। सीता जी भी आर्यन की बात मान गई और उन्होंने आज पंडित जी को घर पर पूजा के लिए बुलाया था। पूजा दोपहर को 12 बजे होने वाली थी। भैरवी अभी अब थोड़ी ठीक हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे डाइट चार्ट दिया था। वही अरमान के रूप में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कल की वजह से सुकून अरमान से काफी गुस्सा थी, पर वो उसे गुस्से का कारण नहीं बता रही थी। अरमान सुबह से सुकून के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था, पर सुकून एक भी पोशाक को पसंद नहीं कर रही थी। आखिर में अरमान ने तंग आकर सुकून से कहा, एंजल आपको क्या पहनना है? सुकून ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, आप हमारे लिए अच्छी सी ड्रेस लाओ, ये सभी ड्रेस गंदी है। अरमान ने सुकून की बात सुनकर उन सभी को देखा, जो एक से बढ़कर एक लग्जरी ब्रांड थी, जिन्हें अरमान ने स्पेशली कस्टमाइज करके बनवाया था, और सुकून उन सभी को गंदी कह रही थी। अरमान ने अपने सामने खड़ी छोटी शैतान को देखा, जो इस वक्त व्हाइट कलर के बाथरोब में बेड पर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी, जो कि पंजा मारने के लिए तैयार ही थी। अरमान ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल किया और कहा, मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी सारी बहुत सारी 10 साल की बच्ची के कपड़े लाकर दो, और वह भी बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना तुम गए। इतने कहकर उसने कॉल कट कर दिया, क्योंकि सुकून के सुबह से ही परेशान करने की वजह से अरमान का दिमाग काफी खराब हो चुका था। एक तो सुकून उसे उसके गुस्सा होने की वजह नहीं बता रही थी, ऊपर से उसे हद से ज्यादा परेशान कर रही थी। अरमान ने सारी ड्रेसेस को साइड में रखा और सुकून के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त उन दोनों की हाइट सेम लग रही थी, क्योंकि सुकून बेड पर खड़ी थी और अरमान नीचे।
अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, अब बताओ क्यों गुस्सा हो एंजल। सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, हम गुस्सा नहीं है। सुकून ने ये सब अरमान से मुंह फेर कर कहा था। अरमान ने सुकून को गुस्से से घूर कर उसका चेहरा खुद की तरफ घुमाया और कहा, एंजल मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसी डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं है और आपको ये बात समझनी होगी। अरमान ने ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में कहा था। उसकी बात सुनकर सुकून थोड़ा डर गई क्योंकि उसे पता था कि अरमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो अरमान के चेहरे की तरफ से अपना मुंह फेरे। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा सॉरी और उसने अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुका दिया। इस वक्त वो किसी मासूम बिल्ली का बच्चा लग रही थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अरमान ने फिर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, अब बताओ क्यों नाराज हो। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में उससे भी ज्यादा बड़े बड़े आंसुओं को लाते हुए कहा, आपने कहा था कि आपकी बुआ आपकी एंजल है और कल आपने उनके लिए हमें इग्नोर किया। हम आपसे गुस्सा है। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने अपने सामने खड़ी नन्ही परी को देखा जो उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और वह कह रही थी कि उसने इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया और इग्नोर किया। उसने सुकून का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, एंजल मैंने ऐसा कब किया। सुकून ने रोते हुए कहा, कल जब बुआ सोकर उठी आपने बुआ को गले लगाया और प्यार से उनके आंसू भी पहुंचे। हमें कितना बुरा लगा आपको पता भी है। सुकून मासूमियत से ये सब अपने नाक का पानी पहुंचते हुए कह रही थी। अरमान ने टिश्यू पेपर उठाकर उसके चेहरे को साफ करते हुए कहा, एंजल डोंट क्राई। और रही बात बुआ की, वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पर सबसे ज्यादा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप मेरी जिंदगी हो। अब से आप कभी नहीं रोगी। सुकून ने मासूमियत से पूछा, सच्ची सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुकून है आपके लिए। अरमान ने उसके नाक को खींचते हुए कहा, मुझी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।